Good morning, my dear students. Myself Saurav Srivastava. Started going to teach you today geography. Chapter number 3. The name of this chapter is water resources. I have already completed part 1 and part 2 of this chapter, which I have already uploaded on YouTube. If you have any doubt regarding any topic of part 1 and part 2, then you can send in the group regarding that topic. Okay. Today's topic, which I am going to discuss, today's topic. Please listen carefully. Today's topic, which I am going to discuss, is मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। इसका मतलब होता है कि अलग अलग तरह के रिवर प्रोजेक्ट और साथ में एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और साथ में इंडिया में जो है वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम जानने की आज कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। ओके, लिसन केयरफुली। ओके, you have any doubt, comment okay in the comment box or message in the WhatsApp group। okay, thank you। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला टॉपिक जिसके बारे में मैंने लिखा है बोर्ड पे कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ओके, तो बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे पानी को बचाएंगे और साथ में कैसे हम उस वाटर को मैनेज करेंगे। हाउ डू वी कंजर्व वाटर एंड ऑल्सो मैनेज। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो दैट, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और साथ में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये दिखाते हैं कि एंशियंट टाइम्स, पुराने समय से ही, वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लाइक डैम्स। मतलब एंशियंट टाइम में भी लोग डैम्स बनाते थे पानी को बचाने के लिए, ताकि उस पानी का यूज इरिगेशन के लिए किया जा सके या फिर अलग अलग पर्पस के लिए उसका यूज किया जा सके। न सिर्फ मॉडर्न टाइम में बल्कि एंशियंट टाइम में भी ऐसा होता था। जैसे कि हमने देखा है सिंधु घाटी सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया था उस टाइम पे। ओके, ठीक है। आगे दिया है कि कैसे डैम बनाए जाते थे, डैम का स्ट्रक्चर क्या होता था, बिल्ड ऑफ स्टोन, रबल, रिजर्वायर और लेक्स, embankments and canals for irrigation. Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India. Sirf this type of thing of water management was not only used in ancient time, but as well as used also we will use it in modern times. ठीक है, we also मतलब this type of things we use in modern times. Dams आज भी हैं, lakes आज भी हैं, सब कुछ आज भी है। मतलब वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम जो पहले था आज भी सेम टू सेम हमें वही दिखाई देता है। ओके, अब देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया क्या है। अब अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट इंडिया, ध्यान से सुनिएगा। इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, जब फर्स्ट सेंचुरी बीसी चल रहा था, श्री नागवेरपुरा नियर इलाहाबाद के पास श्री नागवेरपुरा हैड सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड वाटर ऑफ द रिवर गंगा। इलाहाबाद के निकट ऐसा देखा गया कि वहां पे वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया था, न सिर्फ बाढ़ से बचने के लिए बल्कि जो पानी अधिक हो जा रहा है उसको स्टोर करके कैसे हम यूज करें फॉर इरिगेशन, पीने के लिए कैसे यूज करें, इस सिस्टम को भी डेवलप किया गया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य के समय डैम्स यानी कि बांध जो बनाए जाते थे, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वेयर एक्सटेंसिवली बिल्ट। चंद्रगुप्त मौर्य, आज से 2500 साल पहले के राजा की बात हो रही है कि उस समय पे भी क्या था, ये सारी चीजें प्रैक्टिस में थी। एविडेंसेस ऑफ दिस सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंग। न सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य बल्कि उड़ीसा के जो राजा थे, कलिंग के राजा खारवेल नाम था उनका, उड़ीसा के रहने वाले थे, उन्होंने भी कई सारे डैम्स बनाए थे। ठीक है, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, नागार्जुनकोंडा, ठीक है, बेल्लूर कर्नाटका में, कोल्हापुर, ठीक है ना, महाराष्ट्र में, ये सारे डैम्स एंशिएंट टाइम में ही बनाए गए थे और आज भी उसका यूज
किया जाता है। इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक, 11th सेंचुरी में भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। 11th सेंचुरी में भोपाल लेक जो बनाया गया था वो उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड लेक्स जाना जाता था। ओके, इन द 14th सेंचुरी द टैंक ऑफ हौज खास, दिल्ली में हौज खास आज भी है, तो 14th सेंचुरी में जो हौज खास था उसमें इल्तुतमिश ने क्या बनाया था, सप्लाइंग वाटर सिस्टम बनवाया था, जो आज भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, गवर्नमेंट आज भी इसको फॉलो करती है। ये सारी चीजें हैं। ओके, तो व्हाट आर डैम्स, डैम्स क्या होते हैं, एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर, वो कैसे हमारी सहायता करते हैं वाटर को बचाने में, कंजर्व करने में, एंड ऑल्सो फॉर मैनेज वाटर। Dams were traditionally built to impound river and rainwater that could be used later to irrigate agricultural field। दिया है कि डैम्स इसलिए बनाया जाता है, पुराने समय से ट्रेडिशनली डैम्स इसलिए बनाया जाता है ताकि रिवर के रेन वाटर जो हैं, जो इधर उधर बह जाते हैं, उसे हम इकट्ठा करें और आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि बारिश तो साल भर होती नहीं है, तो जिस समय बारिश नहीं होती है उस समय उस वाटर का यूज हम लोग इरिगेशन के लिए करें, ड्रिंकिंग वाटर के लिए करें। ये था मोटिव, यही था। और आज के टाइम में क्या होता है कि टुडेज डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन। आज के टाइम में डैम सिर्फ इरिगेशन के लिए ही नहीं बनाया जाता, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, वाटर सप्लाई का डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, फ्लड बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग, मछली पैदा करने के लिए। हेंस डैम्स आर नाउ रेफर्ड टू एज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी कि डैम्स आज के टाइम में मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, ठीक है ना। ओके, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि जो भी डैम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी डैम्स लॉन्च किए गए, उस डैम्स का यूज न सिर्फ इरिगेशन के लिए बल्कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, मेनी मोर थिंग्स के लिए, पानी की सप्लाई के लिए, न सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि बड़े लेवल पे पानी की सप्लाई के लिए उन डैम्स को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। ओके, जिससे क्या होगा कि वेयर थॉट ऑफ द व्हीकल दैट वुड लीड द नेशन टू डेवलप एंड प्रोग्रेस ओवरकमिंग एंड हैंडीकैप ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट। ठीक है, जितनी भी चीजें हमने कॉलोनियल टाइम में मतलब अंग्रेजों के टाइम में खो दी है, उन चीजों को इंडिपेंडेंस के बाद बहुत तेजी से डेवलप किया गया। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स। जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को मॉडर्न इंडिया का टेम्पल कहा था, मतलब आधुनिक भारत का मंदिर डैम्स को उन्होंने कहा था। तो इस जब ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे तो ये सब चीजों को कोड करेंगे ताकि क्वेश्चन का आंसर बेस्ट बने आपका। ओके, द रीजन बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेजेस इकोनॉमी विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द अर्बन इकोनॉमी। इससे क्या हुआ कि डैम्स हमने तो टारगेट किया था सिर्फ डैम्स को, तो उस डैम्स के थ्रू अगर किसी इंडस्ट्री को पानी मिलेगा तो इंडस्ट्री हमारी कंट्री में आएगी। ठीक है, एस्टैब्लिश होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फिर उसी डैम से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके जो लोग आसपास रहेंगे उनको बिजली दी जाएगी। ठीक है, अब डैम्स बनेगा तो कुछ लोगों को उसमें भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो बहुत सारी चीजों को टारगेट करके डैम्स को ही जवाहरलाल नेहरू ने टेम्पल बोला था, क्योंकि एक डैम्स के बनने से बहुत सारी आसपास की चीजें जो डैम पे डिपेंडेंट, जैसे कि इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री, पानी की सप्लाई, मेनी मोर थिंग्स, दैट्स व्हाई जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड डैम्स इज अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, अब देखिए आगे। अब देखिए डू यू नो वाले बॉक्स में दे रखा है मेनी मोर। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, उसे आप पढ़ लेंगे। ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ दैट मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपल, फार्मर्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट and human rights activities against the Sardar Sarovar Dam being built across the Narmada River in Gujarat। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किस लिए शुरू हुआ था, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नर्मदा नदी किसी स्टेट में है, तो नर्मदा नदी पड़ती है हमारे किस में, गुजरात स्टेट में। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों शुरू किया गया, तो नर्मदा नदी पर गवर्नमेंट ने एक डैम बनाने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया। ठीक है, ठीक है, उस डैम से और उस नदी, उस डैम के बन जाने से, उस डैम के बनने से क्या होता है कि ट्राइबल पीपुल, फार्मर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट्स वालों ने सरदार सरोवर डैम, उस गुजरात के डैम का क्या नाम है,
हालांकि वो डैम बन गया था, ठीक है। सरदार सरोवर डैम को बनने से इसलिए रोका गया क्योंकि ट्राइबल पीपुल को वहां से हटाया जा रहा था और हटाने के साथ ही उनको आवास यानी कि रहने के लिए जगह नहीं दी जा रही थी। इसलिए एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ट्राइबल पीपुल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज, सबने इस सरदार सरोवर डैम जो गुजरात में था, नर्मदा नदी पे बन रहा था, इसका विरोध किया। ओके, It originally focused on the environmental issue related to the trees that would be submerged under the dam water। दिया है कि environmentally मतलब जो environment से related लोग थे उन्होंने इस सरदार सरोवर डैम का विरोध इसलिए किया क्योंकि डैम की वजह से बहुत हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए, ठीक है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा कि पेड़ अगर काटे जाएंगे तो इन्वायरमेंट पे इसका बुरा असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मना किया। ओके, आगे दिया है कि recently it has refocused the aim to enable poor citizens, especially the outside displaced people, to get full rehabilitation facilities from the government। साथ में दिया है कि उस डैम के बनने से जो वहां लोग रहते थे उनको विस्थापित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, तो उनको फिर से गवर्नमेंट पूरी फैसिलिटी दे, घर दे बना करके सब कुछ दे, तब जाके ये डैम बन सकता है। People felt that their suffering would be not be avail, accept the trauma of a displacement, believing in the promise of irrigation fields and plentiful harvest। लोग वहां से इसी शर्त पे जाना चाहते थे कि अगर उन्हें मतलब नदी था उसके किनारे फर्टाइल सॉइल होती थी तो वो क्या करते थे, इरिगेशन के लिए पानी मिल जाता था उनको, साथ में उनको जमीन फर्टिलिटी वाले मिल जाती थी। तो कहा कि सब कुछ गवर्नमेंट हमें किसी दूसरी जगह प्रोवाइड करे तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। ये सारी चीजें वहां पे हुई थी। ओके, तो बाद में क्या हुआ कि So often the survivors of the Rihand told us, Rihandbad के लोगों ने कहा कि they accepted their sufferings as sacrifices for the sake of the nation, but now after 30 bitter years, 13 साल के बाद, adrift, their livelihood having even being more precarious, they keep asking, are we the only one chosen to make sacrifices for the nation? गवर्नमेंट ने कहा आपको ये सैक्रिफाइस करने होंगे, तो लोगों ने कहा कि क्या ये सैक्रिफाइस सिर्फ हमें लोगों को करने होंगे, और भला तो इसमें बहुत लोग का होगा, तो हम ही सैक्रिफाइस क्यों करें। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो लोगों ने विरोध किया, कहीं ना कहीं उनका भी पॉइंट क्या था, सही था। तो इस चीज को जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में कोड करने की कोशिश करेंगे। ओके, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।